नहीं है। तो हम लोग कल जलवायु परिवर्तन देख रहे थे, पढ़ रहे थे। बेसिक चीज़ें बात किए थे कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। आज हम लोग कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित साक्ष्य नोट करेंगे कि मतलब कैसे सिद्ध करेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मनगढ़ंत कहानी है बस। तो उसके लिए तापमान आदि संबंधित कुछ आंकड़े दिए जाते हैं कि पहले कैसा तापमान था, बाद में कैसा। इसमें जो जलवायु परिवर्तन को हम लोग देखते हैं वो औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति एक हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का सिंपल सा मतलब यह है कि नई नई मशीनों के द्वारा जो उत्पादन कार्य था वो मास स्केल पर बहुत ज़्यादा उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। उसके लिए कोयले का प्रयोग किया गया है ना, तेल का प्रयोग किया गया है ना, डीजल का प्रयोग किया गया, बहुत सारी इंडस्ट्री स्थापित किए गए जिनसे बहुत सारी गैसें आदि निकलने लगी। तो उसके पहले और उसके बाद तो जलवायु परिवर्तन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के पहले क्या स्थिति है और औद्योगिक क्रांति के बाद की क्या स्थिति है। औद्योगिक क्रांति को ही उसमें क्या रखते हैं, ट्रांजिशन पीरियड रखते हैं। तो इसमें जो साक्ष्य दिए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि जो 20वीं सदी तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है, हम लोग 20वीं जो ये इसके पहले वाली सदी थी वो कौन सी थी? 20वीं सदी। 20वीं सदी का मतलब क्या है? 1900 से लेकर के 2000 तक। 21वीं सदी जो चल रही है उसका मतलब है 2000 से लेकर के 2100 तक। हम लोग 21वीं सदी में हैं। तो जो जलवायु वेत्ता होते हैं, जो भूगोल वेत्ता होते हैं, वो एक सदी का जो टेम्परेचर है वो निकालते हैं, उसमें कितना वृद्धि हुआ। तो जो 20वीं सदी में औसत तापमान में वृद्धि हुई है वो नोट किया गया है। कितना हुआ है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप लोगों ने पेरिस समझौता पढ़ा सुना होगा, जो कब साइन किया गया है? 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है ना। उसमें क्या रखा गया है कि 21वीं सदी के अंत तक, जो हमारा सदी है मतलब 2100 के अंत तक, जो मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि हो, जो तापमान में वृद्धि हो, मान लीजिए अगर वर्तमान में जो औसत टेम्परेचर पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा, है ना, इसी के आसपास है। तो जो 21वीं सदी के अंतिम तक में तापमान में वृद्धि हो, वह इससे हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, हमारा टारगेट है उसका। ठीक है ना। पेरिस क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे मतलब बिंदु रखे गए हैं। उसमें से एक बिंदु यह है कि 21वीं सदी के अंतिम तक में जो पृथ्वी का तापमान बढ़े, वो अभी जो तापमान है या जो औद्योगिक क्रांति के समय जो तापमान था, अभी नहीं, औद्योगिक क्रांति के समय जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ने पाए। और इससे तापमान बढ़ने से क्या समस्याएं होंगी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत सारी बीमारियां नई नई फैल सकती हैं, जो बारिश आदि का जल चक्र है वो चेंज हो सकता है, तो सूखा, बाढ़ इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अभी तक में जो 2000 साल, अगर पिछले 2000 सालों को आप देखें तो उसमें जो हमारी 20वीं सदी थी, 20वीं सदी मतलब ये 100 सालों का जो पीरियड था, यह जो सदी है ये सबसे गर्म सदी रही है। अगर पिछले 2000 साल का आप अध्ययन करें, 2000 साल कब से शुरू होगा? फर्स्ट एडी से लेकर के अभी तक का समय 2022 एडी चल रहा है ना। तो इतना समय कितना है? 2022 साल हो चुके हैं फर्स्ट एडी से, अगर आप जो नोट करेंगे तो अगर इस पीरियड को आप देखें तो इसमें जो 20वीं सदी थी यह सबसे क्या है, गर्म सदी रही है। सदी के मामले में 100 सालों का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक सदी कहते हैं, है ना। तो ये सब रहा। इसमें
कुछ मतलब और आगे भी दिया गया है, जैसे इसमें कहा गया कि ये सदी सबसे गर्म सदी, गर्म सदी कितने सालों में, पिछले 2000 साल में सबसे गर्म सदी कौन सी रही ये। अब इसमें सदी है तो 10-10 सालों के समूह को क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। तो जो सबसे गर्म दशक रहा वह 1990 का दशक रहा, 1990 का दशक। और जब ये दशक मतलब जैसे 1900 से 1910 एक दशक है, 1900 से 1910, फिर ऐसे ही 1910 से 1920, ऐसे ही करते जाएंगे तो एक एक दशक मिलता जाएगा। तो जो सबसे गर्म दशक था वो कौन सा था, 1990। और इसमें जो सबसे गर्म वर्ष था 20वीं सदी में वो कौन सा था, 1998। 1998 का जो साल था वो सबसे गर्म साल था। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है, अब आगे जब हम 22वीं सदी में जो पहुंचेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 21वीं सदी सबसे गर्म है। धीरे धीरे तापमान क्या होता जा रहा है, पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। इससे यही ना पता चल रहा है कि पूरा पिछले 2000 सालों में से इस साल जो ये वाला साल जो है सबसे ज़्यादा गर्म है, तो उसका मतलब क्या है कि पिछले सालों की तुलना में तापमान बढ़ गया है। और वो तापमान के कारण हम लोग कल बात किए हैं क्या है। ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट आईपीसीसी जारी करता है। आईपीसीसी है एक संस्थान है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईपीसीसी है ना, ये रिपोर्ट जारी करती है। तो इसने कई सारी रिपोर्ट जारी की है। तो इसने अनुमान व्यक्त किया है, जैसे अभी 21वीं सदी बीती तो है नहीं, 21वीं सदी क्या बीत गई, नहीं। इन्होंने अनुमान किया है कि 21वीं सदी जब समाप्त होगी तो जो तापमान में वृद्धि है वो 1.4 से लेकर के 5.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकती है, अनुमान किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। हमारा टारगेट क्या है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में हमने माना है कि हमको 1.5 डिग्री तक बढ़ाने तक कंट्रोल करना है, उससे कम हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा ना होने पाए। लेकिन हम लोग जैसा कार्य कर रहे हैं, हम लोग कार्य जो कर रहे हैं, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो फ्यूल का सोर्स हो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन ना हो, कम से कम इमिशन हो। इसीलिए आप देखते हैं BS6 वाहन का प्रयोग करने लगे हैं, है ना। अब नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो BS6 आ रही हैं। और क्या करना है, हमको सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, इन सब को प्रयोग करें। कोयला आदि के द्वारा बिजली उत्पादन ना करना पड़े, है ना, उन सबको कम करना है, जिससे कि टेम्परेचर जो वैश्विक जो तापमान है वो क्या हो जाए, कम होता जाए। ठीक है, तो ये सब जो है तापमान में जो वृद्धि है, इसके कारण जो है पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये बढ़ता जाएगा। और औसत तापमान के बढ़ने के कारण जो है जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन मतलब वो जो तापमान की पेटियां हम आपको पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तापमान की पेटियां पढ़ाए थे, है ना, कि पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर सूर्य के तापमान, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो सब जगह क्या है, एक समान नहीं पड़ती हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सब जगह एक समान नहीं पड़ती हैं। विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा के पास वाले क्षेत्र में तो लंबवत पड़ती हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में क्या है, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ऊष्मा और जो तापमान है वो एक समान नहीं रहता। तो इसमें क्या होगा कि चेंज होता जाता है ना। कैसे चेंज होगा, जब इन क्षेत्रों में जो बर्फ है जब पिघलने लगेगी औसत तापमान बढ़ने से। औसत तापमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अगर ज़्यादा होती जाएगी तो जो पार्थिव विकिरण उत्सर्जित होता है पृथ्वी से उसको वो क्या करती जाएंगी, अवशोषित करती जाएंगी। और इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जाएगा। और औसत तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा,
कि बर्फ़ आदि पिघलेगी, है ना, और उससे क्या होगा, समस्याएं जो हैं जैसे जैसे बताए थे कल कि जो महाद्वीपों का क्षेत्र है वो डूब जाएगा, है ना, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ़ में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जो हैं जिनसे हम अभी तक मानव का जिनसे कोई वो नहीं, जैसे अभी कोरोना वायरस जो था, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना वायरस नया जन्म ले लिया है, वो पहले से था। कहते हैं ना कि वो बैट से होकर ट्रांसफ़र हुआ है, चमगादड़ से आ गया, या उसको मान लीजिए अभी उस पर कुछ थ्योरी नहीं आई है कि बनाया गया कि कहाँ से फैल गया, लेकिन ऐसे कई वायरस हैं जो अभी भी मानव के संपर्क में नहीं आए हैं। वो हैं, हमारे संपर्क में नहीं आए, लेकिन जब वो आएंगे, कैसे आएंगे, जब हमारे ज़मीन रहने की कम होती जाएगी तो हम जंगलों की ओर भागेंगे, जंगलों को काटेंगे, वहाँ पे घर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मानव क्या कर रहा है, नए नए, जैसे आप देखते होंगे वीडियोज़ में, जो चीन आदि जैसे देश हैं वहाँ पे कोई भी जानवर खा रहे हैं लोग, चमगादड़ भी खा ले रहे हैं, गिलहरी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो जो जानवर जिनको हम नहीं खाते आ रहे हैं पहले से, नए नए जानवरों को खा रहे हैं लोग, मतलब उनको एडवेंचर समझ में आता है, हम नए नए जानवर खा रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको जंगलों में घूमना, शिकार करना अच्छा लगता है, मज़ा आता है उनको, उसी मज़े के कारण वो नई नई चीज़ें भी खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस आदि हैं, अगर वो मानव में आ गया तो वो दूसरे तक भी पहुंच सकता है ना, तो नई नई बीमारियां ऐसे भी फैलती हैं, ठीक है। इसमें जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए दो चीज़ें प्रमुख जिम्मेदार हैं, जो कल भी बताए थे हम। एक तो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसके बारे में कल थोड़ी चर्चा किए थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और एक इसी से संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इन दोनों पर भी हमको थोड़ा चर्चा करनी होगी, फिर आगे और इस पे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर। तो सबसे पहले थोड़ा ग्रीन हाउस गैस पे बात कर लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कल हम समझाए थे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, उसके लिए कई उदाहरण भी दिए थे, है ना। कोई बताएगा क्या समझाए थे ग्रीन हाउस गैस में, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में? ग्रीन हाउस इफेक्ट कल बताए थे ना, क्या बताए थे, बताइए। बोलो कोई, किसी को नहीं पता क्या है? उन लोग का नहीं, वो किरणें, वो लोग थोड़ी है, पार्थिव विकिरण कहते हैं उसे। बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रभाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सूर्य से सौरिक विकिरण आता है पृथ्वी के वायुमंडल में, उसके लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शक रहता है, तो पृथ्वी तक आ जाती हैं किरणें। पृथ्वी से जब उत्सर्जित होती हैं, जिनको पार्थिव विकिरण कहते हैं, उनके लिए वो वायुमंडल पारदर्शक नहीं रह जाता है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, जल वाष्प है, वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और अंततः पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, ठीक है। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमेशा से घटना होती आ रही है जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए समस्या का कारण औद्योगिक क्रांति के बाद बनी। क्यों बनी? क्योंकि औद्योगिक क्रांति में ऐसे उद्योगों की स्थापना हुई, हमने नई नई मशीनें खोजी,
जो कि कोयले के माध्यम से जो है चलने लगी, और उस कोयले को जब जलाते हैं तो उससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में क्या होती गई, बढ़ती गई। वायुमंडल में मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी तो वो जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित हो रही थी उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। और वह एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करने लगा। जैसा कि ग्रीन हाउस कल हम बताए थे कि ठंडे प्रदेशों में लोग कांच का घर बना के उसमें सब्जियां आदि उगाते हैं। सूर्य की किरणें जाती हैं तो कांच को प्रवेश करके चली जाती हैं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती हैं तो वही कांच उनको रोक लेता है। तो उस कांच के घर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। वहाँ पे जो सब्जियां आदि हैं वो क्या होती हैं, आसानी से उग जाती है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी में भी हो रही थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय हमने जो विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित की उससे क्या हुआ कि पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा, इससे हर जगह का जो वायुदाब था, वायुदाब पढ़ाए थे हम आपको, वायुदाब, लो प्रेशर, हाई प्रेशर आदि बताए थे, उसकी जो पेटियाँ थी, जो तापमान की पेटियाँ थी, वर्षा का जो चक्र था, साइकिल था, वह चेंज होता गया। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पे पहले ऋतुएं समय समय पे आती थी वो सब चेंज होता गया, उनका समय कम ज़्यादा होते गया। जैसे गर्मी ज़्यादा समय पड़ रही है, ठंडी कम समय पड़ रही है, बरसात और कम होता जा रहा है, बारिश कब होगी इसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं, है ना। पहले, आजकल आप देखते हैं बरसात के मौसम में ही पहले बारिश होती थी तो लगातार बारिश का मौसम जब चलता था तो हमेशा बारिश होनी ही है। लेकिन अब देखते हैं आप 4 महीने बरसात का रहता है तो उसमें 15 दिन बारिश होगी, बाकी दिन नहीं होगी, ठीक है। कभी कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश हो जाएगी, वहाँ बाढ़ आ जाएगी, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं होगी, सूखा आ जाएगा। ये सब जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान ये है कि जहाँ बाढ़ आ जाएगी वहाँ भी समस्या है, वहाँ पे लोगों को बचाना होगा, सब डूब जाएगा, फसल उसल सब डूब गया, आपकी संपत्ति का हानि हुआ, जो जान माल, जो आपने जो जानवर आदि इकट्ठा पाले वाले थे वो सब मर गए, उनको बचाएं कि अपने को बचाएं। देखते होंगे आप लोग बाढ़ की घटनाएं जब टीवी पे आती हैं तो कितना राहत कार्य चलाया जाता है, हर साल ही आती है। दूसरा, जहाँ सूखा हो गया वहाँ क्या समस्या है, वहाँ भी समस्या है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है ना, कृषि आदि हो नहीं पाएगी, वहाँ खाने के लिए मर रहे हैं, एक जगह जो है डूबते जा रहे हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन से ही है, जो अचानक आप देख रहे हैं ना चीज़ें। अब देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, अभी आप उदाहरण अगर लिंक करना चाहें तो जैसे आप अभी जोशीमठ करके एक जो विवाद, मतलब विवाद क्या, वो आपदा की ही रूप में लेता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आसपास, जो उत्तराखंड के आसपास जो है क्षेत्र, वहाँ क्या हो रहा है, ज़मीन धंसती जा रही है ना, न्यूज़ में देखे उसको, नीचे वो धंसता जा रहा है। वो हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का फल है। एक रिपोर्ट आई थी 1960-76 के आसपास, शायद मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उसने कहा था कि मतलब वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो जहाँ पे वो जोशीमठ बसा हुआ है वो सिटी जो है बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुराने समय में वो नहीं बना है, वो हाल ही में 100, 150, 200 साल में उस जगह पे जो मलबा आदि इकट्ठा हुआ है उसी पे लोग घर बना लिए हैं। अब वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य ज़्यादा होता जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का कार्य ज़्यादा हो रहा है तो उस ज़मीन पर दबाव पड़ रहा है। दूसरा बात, वहाँ पे जो सीवेज सिस्टम है, जो जल निकासी प्रणाली होती है ना, जो नालियाँ आदि बनाते हैं कि पानी सही जगह से जाए, वहाँ पे वो सब अच्छे से था नहीं, पानी रिस रिस के ज़मीन के भीतर जा रहा था, तो उसके कारण भी वो क्या हो रहा है, धंसता जा रहा है। और हमने जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य किया है, बहुत सारी टनल बना दिए हैं, बहुत सारी सड़कें बना दिए हैं, विस्फोट आदि कर रहे हैं, तो उससे भी वहाँ पे जो हलचल है वो क्या हो रही है, ठीक है।
तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव था वह एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, लेकिन समस्या हमारे लिए वो औद्योगिक क्रांति के बाद होती गई, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो वायुमंडल में बढ़ती गई और उससे तापमान बढ़ता गया। ये जो शब्द है वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक है रोजर रेवेल। 1957 में एक वैज्ञानिक है, क्या है नाम है उनका, रोजर रेवेल। इन्होंने एक शब्द दिया मानवीकृत ग्रीन हाउस प्रभाव। मानवीकृत ग्रीन हाउस प्रभाव इन्होंने नाम दिया, है ना। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राकृतिक रूप में था उसको तो प्राकृतिक रूप में कह सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है उसके कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसको क्या कहा उन्होंने, मानवकृत हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका नाम आपको जानना चाहिए। उसका नाम एक दिन हम बताए भी थे, तो उनका नाम कम से कम लिख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं उसको, हिंदी में भी लिख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक है पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 कहते हैं इसको, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ये सारी जो गैसें हैं ये वायुमंडल में, जैसे ये वाली जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरो, SF6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हम उत्सर्जित कर रहे हैं ज़्यादा। ये वायुमंडल में पहले से ही नेचुरल मात्रा में थी, ये सब कार्बन, मीथेन, ये वाली नहीं, ये तो हम लोगों ने बना के उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब वायुमंडल में पहले भी उपस्थित थी। तभी ना पहले पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा है 15 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर सब जगह बर्फ जमी होती। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी का तापमान रहने योग्य है। अब समस्या ये हो रही कि वो और बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए समस्या है ना, क्योंकि हम उतने तापमान में नहीं रह सकते, लेकिन तापमान तो चाहिए। तो समस्या क्यों हुई? क्योंकि ये सब गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। और वो बढ़ती कैसे जा रही है? क्योंकि हम उत्सर्जित करते जा रहे हैं वाहनों से, उद्योगों से और विभिन्न माध्यमों से। तो इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। और इसमें जो योगदान है 60% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है ना। और जो परसेंटेज है वो भी है इसमें कि मीथेन का 20%, मीथेन जो है CH4 जो है उसका कितना योगदान है? 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान है 14%। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका योगदान कितना है? 5%। नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान कितना है? NO का योगदान कितना है? 5%। ठीक है, पूरा नहीं दिया है। तो
ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका परसेंटेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हमको इसमें क्या पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक ग्रीन हाउस गैस, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इनका सोर्स क्या है, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, हमने पिछले कितने सालों में कितना इमिशन किस में क्या किया है, और इनसे बचने या सुरक्षा के क्या उपाय होंगे, है ना। तो ये लिख लिया आपने। अब हम लोग प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जिसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों का जो थ्योरी वाला मिड टर्म है उसमें 4 यूनिट का बोल